एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। क्योंकि जब आप आते हैं, आप सवाल करते हैं, आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया हो क्या रहा है ज़िंदगी में। अगर पैसे हमारे पास इतने आ रहे हैं, हम टैक्स भी भर रहे हैं, टैक्स के बाद जो बचता है वो इतना कम बचता है, बट डोंट वरी, रिटर्न्स इसीलिए हम फाइल करते हैं। तो जो टैक्स जा रहा है वो जा ज़रूर रहा है, क्योंकि हम उन टैक्स के बगैर नहीं रह सकते। हम उस टैक्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तभी गवर्नमेंट घूम कर हमारे लिए कुछ करेगी। तो टैक्स तो जाएगा एंड डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट बाकी जो पैसे बचते हैं उसके साथ हम करें क्या, उसे हम सही जगह पर कैसे इन्वेस्ट करें। पिछले हफ्ते हमने रिटर्न्स के बारे में सारी बातें की। आज जो कि इस हफ्ते मैंने ऑलरेडी आपको ट्यूसडे को बताया था कि हम एटीसी के बारे में कुछ और चीज़ें बात कर रहे हैं, और सेगमेंट्स 4 होते हैं मनी की बात पर। बताती हूँ आपको एक के बाद एक, बट जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं मनी की बात की, आपको बता दूं, यस इट इज मनी की बात। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीबडी। बहुत बहुत शुक्रिया। काजल मिश्रा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसे हो? जंगशेर, बिल्कुल ठीक हूँ। काजल, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काजल, आई होप आप भी ठीक हो। जंगशेर, आई होप आप भी ठीक हो। तो आज होगा पार्ट 2 ऑफ 80C। अब आप कहेंगे 80C क्यों? वो इसीलिए क्योंकि 80C जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर होता है। तो क्या हमारे इन्वेस्टमेंट सही जगह जा रहे हैं टैक्स को बचाने के लिए? और अगर हम सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कई सारे इन्वेस्टमेंट से हम हमारे टैक्स का जो अमाउंट जाता है गवर्नमेंट के पास वो कम कर सकते हैं। तो इसे कम कैसे करें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें। ठीक है, ये तो टैक्स बचाने की बात रही। कुछ अमाउंट तो डेफिनेटली टैक्स जाएगा ही जाएगा सरकार के पास, उसके बिना हम नहीं रह सकते। दैट इज समथिंग कि आप और मैं दोनों को ही लगता है। इनफैक्ट जितना जितना ज़्यादा आपका पैकेज होता जाए, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 25, 50, 60 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, कुछ भी हो सकता है, आजकल हो भी रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं, बड़े बड़े सीईओज और हेड ऑनचोज जो हैं, उन्हें तो करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ तक भी मिलता है इन अ ईयर, सालाना। तो इनकी जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है। 40 to 50% के बीच, करीब करीब 35 to 40% के बीच उनके तो टैक्स स्लैब्स होते हैं। या दैट इज द काइंड ऑफ टैक्स दे पे टू द गवर्नमेंट, जितना आपका लाइफ का वेट था। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। तो टैक्स तो ज़्यादा भरते ही हम जाएंगे जितना ज़्यादा हम कमाएंगे, पर ये ज़रूरी भी है। पर इन टैक्स को अब हम कैसे बचाएं, इसके भी हम तरीके यहाँ पर बात करते हैं। उसमें ही आता है 80C एक सेक्शन, जिसका डिक्लेरेशन हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर कर देते हैं, और टुवर्ड्स द ईयर एंड वो उनके पास ऑलरेडी वेबसाइट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है सारा डिक्लेयर किया हुआ। अब उसके बाद हमें सर्टिफिकेट्स भी देने होते हैं when we are filing returns, and then the next year of course that amount comes back to us, so whatever we save. तो 80C का पार्ट 2 है आज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेगमेंट्स ऑफ कोर्स एक चुटकी इकोनॉमिक स्कैम संभाल के, और शेयर मार्केट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अपने सवाल ज़रूर रखिएगा। रेडी आ गए हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए सीए राहुल गुप्ता जी। अपने सवाल जरूर रेडी रखिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी, राहुल जी देंगे आपको। हेलो। हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आ, थोड़ा आपको थोड़ा सा नजदीक आना पड़ेगा, थोड़ा सा, बिकॉज आपकी आवाज अभी तक हाँ, जस्ट अ लिटिल मोर देन द लास्ट टाइम। ओके, और स्क्रीन को भी थोड़ा सा ऊपर लेंगे क्योंकि आपका सर कट रहा है, इफ यू कैन सी। हाँ, थोड़ा सा ऊपर, बस 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 बस, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन मुझे। नहीं आ रही है। अब कुछ वेट अब आ करूँ? रही है, अब आ रही है, अब ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। अब वार्म वार्म वेलकम। कैसा रहा बुधवार का दिन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक आज का दिन कैसा रहा? ये तो शुरुआत हुई है मैम दिन की। एब्सोल्युटली शुरुआत हुई है। आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठने वाले में से हो, तो कि जल्दी जल्दी रात को काम करना पसंद करते हैं? जल्दी, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज सोल्ड बिफोर 9 AM, मेरा ये मानना है। ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 ऑफ 80C। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है इस हफ्ते, विच इज जीएसटी को लेकर, कि बहुत सारी चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं
वो बढ़ गया है एंड दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़ और ये हमें पता है। इसके बारे में हम ज़रूर अगले हफ्ते बात कर रहे हैं। इनफैक्ट दैट विल बी द टॉपिक और हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे अगले हफ्ते। पर आज क्योंकि हमने एटीसी के बारे में बातें करना शुरू किया था, उसी को हम कंप्लीट करेंगे आज के दिन। सो सबसे पहला ओ जीएसटी विशाखा जैन लिखती है, मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, हाउ आर यू, आपको पूछ रहे हैं। आप चाहो तो सबको हाय हेलो कर दीजिए। एवरीबॉडी, हेलो वैभव। सबसे पहला पोल क्वेश्चन, क्योंकि एटीसी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, आज का एक आखिरी मेन थीम टॉपिक रहेगा ये। तो फिर सबसे पहला वेरी सिंपल, एटीसी बेसिकली हमें समझा दिया गया है बाय राहुल जी हिमसेल्फ कि एटीसी में ईएलएसएस का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट सो मच पीपीएफ। तो ये सेविंग्स की लिमिट जो है अंडर एटीसी वो लगभग कितना है, ये मैंने आपसे सवाल किया है। इनकम टैक्स सेविंग्स लिमिट अंडर सेक्शन एटीसी इज 1.5 लाख। इज इट ट्रू और फॉल्स? आपको ट्रू और फॉल्स में मुझे जवाब देना है। तो ये क्या रहेगा, ये मुझे आप दे दीजिए। ओके, 6 seconds to go and we'll have the answer with us. Okay, and it's done. 80% says true, 20% says false. तो हमारी ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी अवेयर हो रही है, वो काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं और ख़बर रखते भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो अगर हमें इसके बारे में बात करना हो, थोड़ी और बातें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में करना हो अंडर एटीसी टू सेव टैक्स, तो ईएलएसएस के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं राहुल जी? ईएलएसएस के अलावा देखिए, पीपीएफ आप ले सकते हो, एक ऑप्शन, ठीक है। और क्या होता है, देखिए हमें ये देखना होता है कि क्या जो रिडम्पशन मुझे मिलेगी क्या वो टैक्सेबल रहेगी या नहीं रहेगी। करेक्ट। आप टर्म प्लान जरूर लीजिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्दो सेक्शन 80D में एग्जेम्प्ट होता है। देखिए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी के रूल्स है ना, उसमें ये है, फर्स्ट रूल ये है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आज के टाइम पे हेल्थ मस्ट है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है जी। अगर आप अपना सारा पैसा हेल्थ पे ही खर्च कर रहे हो तो वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे। करेक्ट। बेटर कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। देन वी हैव अ टर्म प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस 80C में आपका एग्जेम्प्ट है, 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होता है। आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, किसी भी अच्छे इंश्योरेंस हाउस से ये ले सकते हो। जी। लेनी अच्छी कंपनी से है, प्रीमियम कम के चक्कर में किसी छोटी कंपनी से नहीं लेना। पता चले 10 साल 12 साल के बाद कुछ होता है तो आपको क्लेम लेने में दिक्कत आए, ठीक है। टर्म प्लान के बाद आती है इन्वेस्टमेंट की बात। उसके अंदर फिर अब ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास, पीपीएफ, ईएलएसएस एंड देन वी हैव एनएससी। देखिए, अब पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है, जो हम रिडीम होता है जब बाद में, दैट इज नॉट टैक्सेबल। ये पॉइंट अच्छा है पीपीएफ का। यस यस। ठीक है। बाकी सभी ऑप्शंस का इंटरेस्ट विल बिकम योर इनकम। जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। बाकी सब की 5 इयर्स की एफडी ले लो, चाहे ईएलएसएस ले लो, चाहे आप कोई और चीज ले लो। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप वो ट्रेडिशनल प्लान्स लेते हो, वो एश्योर्ड वाले, उसमें भी कुछ गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई है इस साल कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर प्रीमियम एक साल का दे रहे हो तो उस पर भी अब रिडम्पशन टैक्सेबल होगा। ओ, हाँ, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम दे रहा है एक साल में तो उसका रिडम्पशन टैक्सेबल हो जाएगा। और भी कुछ कंडीशंस हैं उसके अंदर, उसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता, यहाँ पे शॉर्ट में रखते हैं इसको। तो ट्रेडिशनली अगर मैं बोलूं तो हमें सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, फिर एक टर्म प्लान, देन वी शुड पुट सम पार्ट ऑफ योर मनी इन ईएलएसएस एंड सम पार्ट इन पीपीएफ। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हो और आप यंग हो तो आप पूरा पैसा भी ईएलएसएस में डाल सकते हो। करेक्ट। ऑलराइट, सो दैट्स अ गुड ऑप्शन कि जब हम ईएलएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप भी प्रिफर करते हैं, इफ यू आर यंग, व्हेन यू से यंग एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 20, 25, 30, 35, 40 तक, या फिर 30 के अंदर होना? एटलीस्ट 40 तक मैं यंग ही बोलता हूँ। ओके, वेरी गुड। उसके बाद बंदा ना अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग में लग जाता है। 40 के बाद जो है फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और ऐसे जगह पर करें जहाँ पर आपको सेफ लगे कि ये सेफ है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट या फिर रिडेम्पशन में टैक्स ना लगे गवर्नमेंट से। और दूसरी चीज़, अगर लगे भी तो देन यू शुड बी इन अ पोजीशन, जैसे इन्होंने कहा कि अप टू द एज ऑफ 40 यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट। इफ यू आर यंगर 20, 25, तो प्लीज़
ELSS and other investment options are the ones that you've got to take to try and save tax. Okay, अब हम जाएंगे अगले पोल क्वेश्चन के ओर, which will be the last question, after which we will close the main theme for today. टैक्स जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, वो अपनी बेसिक अमेनिटीज के लिए होता है. टैक्स वी पे गोज टू द गवर्नमेंट फॉर बेसिक अमेनिटीज फॉर अस. हम ही देते हैं, हम तक वापस आता है, नहीं आता है, ये इज अ डिफरेंट डिबेट. बट दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस. क्या ये सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स, ये सवाल मैंने आपसे किया है. टैक्स वी पे गोज टू द गवर्नमेंट फॉर बेसिक अमेनिटीज फॉर अस. क्या ये सही है या गलत, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा, ट्रू या फॉल्स में. मैं किसी ने जवाब नहीं दिया है. कंफ्यूज है लगते हैं हमारे लोग. हमारे दर्शक. तो आपके हिसाब से राहुल जी, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है. आप खुद एक सीए हैं, इसके वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं ये नहीं कह सकते हैं. आप सीए हैं इसीलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए आप सपोर्ट करते हैं. एक्चुअली मुद्दा ये है, आई मीन दिस इज व्हाट द पॉइंट इज. तो हमें बताइए कि ये टैक्स जो हम भरते हैं वो जाता गवर्नमेंट के पास ही है, पर फिर होता क्या है इन पैसों से. देखिए, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है. जो अगर आप प्लानिंग कमीशन देखेंगे तो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है अगले 5 साल के एक्सपेंडिचर्स को. और मैं आपको ये बता दूं, हमारी गवर्नमेंट आज भी फिस्कल डेफिसिट में ही है. हम आज भी प्रॉफिट में नहीं है. जो आप टैक्स का पैसा दे रहे हो, उसी पैसे को गवर्नमेंट इकोनॉमी में वापस लाती है. रोड्स बनाती है, हाईवे बनाती है, कंस्ट्रक्शंस करती है, ब्रिजेस, डैम्स. अब एक बात बताइए, हमें चाहिए, हम कहते हैं यार दूसरी कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है, वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये भी तो देखिए वहाँ की कंट्री के लोग अपने ऑनेस्टली टैक्सेस पे करते हैं. करेक्ट. ठीक है. हम पीछे मैं एक डाटा पढ़ रहा था 2-3 साल पहले, ओनली 24 लाख इंडिविजुअल्स हैं जो 10 लाख रुपए प्लस ITR अपनी डालते हैं. मतलब 10 लाख रुपीज से ऊपर की इनकम डालने वाले इंडिया के अंदर मात्र 24 लाख बंदे थे उस टाइम. अरे बाप रे. अब एक बात बताइए मैडम, 24 लाख तो होंडा सिटी घूम रही होगी हमारी कंट्री में. तो यानी कि टैक्स इवेजन तो हो रहा है. करेक्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत तरीके से टैक्स सेव करो, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सेव करो, हम आपके साथ हैं. लेकिन फिर अगर जो लेजिटिमेट अगर आपका टैक्स बनता है तो फिर आप उसको बचाने के लिए कोई उल्टे पुल्टे काम ना करें, उसको जमा कराइए, वो वापस आप ही को मिल रहा है. अगर आप अपनी कंट्री को बनाने के लिए वो पैसा दे रहे हो, अगर ये सोच के आप टैक्स दोगे ना, तो आपको कभी भी दिल से बुरा नहीं लगेगा. आप खुश होगे कि यार मेरे पैसे से ये रोड बन रही है. आप ऐसी फील लो. एब्सोल्युटली. हमारे ही पैसे से रोड्स बनते हैं, हमारे ही पैसे से हॉस्पिटल्स भी खड़े हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो आज के तारीख में अगर आप देखें बम्बई जैसे शहर या फिर दिल्ली या कहीं भी देखो तो बहुत कम है. और इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स खड़ी हो जाती हैं और इतने महंगे हो जाते हैं कि बेसिक लोगों तक ये नहीं पहुंचता है. ठीक है, तो ये रोड जो बन रहे हैं वो हमारे लिए बन रहे हैं, ये जो बसें या फिर रेलवेज या ट्रैक्स या नई जो भी चीज़ें बनती हैं वो हमारे लिए ही बन रही हैं. तो इसीलिए जब तक हम ना दें, एंड दिस इंक्लूड्स द बिजनेस इकोनॉमी, द बिजनेस इंडिविजुअल जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन करते आए हैं इतने सालों तक, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है GST इंट्रोड्यूस किया गया था. थिंग्स हैव चेंज्ड, टैक्स कलेक्शंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले 5-8 साल में. पर क्या ये इनफ है हमारे लिए राहुल जी? 1 बिलियन प्लस हमारा पॉपुलेशन है, तो फिर हमारा टैक्स कलेक्शन क्या होना चाहिए आइडियली? हम टैक्स कलेक्शन आइडियली तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कितना होना चाहिए. ये इम्पॉसिबल है बता पाना. लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, अगर मतलब ये मेरी थ्योरी है, ये गलत भी हो सकती है. मेरा ये मानना है, अगर हम लोग GST ऑनेस्टली देना शुरू कर देना तो हम इनकम टैक्स अबॉलिश कर सकते हैं बड़े आराम से. इनकम टैक्स ही खत्म कर सकते हैं. अगर GST हम इवेंचुअली अपना जो बनता है वो जमा कराना शुरू कर दें और उसमें इवेजन ना करें तो. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है. जो कि सरकार की तरफ से आ रहा है. इतना भी जरूर समझिए कि हमारा भी, जनता का भी हक बनता है टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एनीबडी. यस, वी कैन रेज अ वॉइस एंड आस्क, मैं इतना टैक्स का पैसा रोज भरता हूँ या हर महीने भरता हूँ, अगर मेरे रोड सही नहीं है तो जनता मिलकर इसके बारे में आवाज जरूर उठा सकती है. प्रॉब्लम है कि हम आवाज उठाते ही नहीं है क्योंकि हमारे पास वक्त कम है. यही सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग लोग जो कि मेट्रो सिटीज में है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई वगैरह जो टॉप सिटीज हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं है क्योंकि वक्त हमने बिल्कुल मतलब फंसा के रख चुके हैं हम लोन्स में और अपने नौकरियों में और बाकी सारी चीज़ों में. राइट. तो जैसे राहुल जी ने कहा, यू हैव टू हैव अ गुड बैलेंस
और वो डिसिप्लिन के साथ ही आएगा। वो 1 साल, 2 साल में नहीं, चाहे 5 साल, 10 साल लगेंगे आपको उसमें डिसिप्लिन होने में, वक़्त लगता है। मुझे बताइए राहुल जी, आपको लाइफ़ में डिसिप्लिन करने में या डिसिप्लिन होने में, प्लानिंग करने में कितना टाइम लगा था? हम 3-4 साल तो समझ ही नहीं आया ना। ये बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है चारों तरफ। फिर धीरे से कंसोलिडेट किया, समझा कि भाई क्या करना चाहते हो जीवन में, कुछ सोचो। ठीक है, ऐसे मत विदाउट एनी मीनिंगलेस लाइफ मत जियो, कुछ अच्छा करने की सोचो। आप अच्छा करने के साथ सोचोगे ना अगर, तो आपके साथ सारा अच्छा ही होगा। राइट, एब्सोल्युटली। जो आप यूनिवर्स में डालोगे, यस। वही आपके पास वापस लौट कर भी आएगा। वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट वी डू। तो ये रही बात अच्छे चीजें करने की टैक्स को लेकर। तो इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, सही जगह पर कीजिए। कोई डाउट्स है तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज अप्रोच सीए राहुल गुप्ता। दिस इज मनी की बात एवरी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज 12 बजे होता है मेरे यानी एनी के साथ, और मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं सीए राहुल गुप्ता। सीए राहुल गुप्ता इनका यूट्यूब चैनल है। इनफैक्ट इन्होंने जीएसटी के बारे में ऑलरेडी बात की है, रेज्ड जीएसटी। इसके बारे में डिटेल बातें हमारे साथ तो होंगी अगले हफ्ते। इनके यूट्यूब चैनल पर आप इन्हें जरूर अप्रोच कर सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्कैम संभाल के। स्कैम्स के बारे में हमें जरूर बचकर रहना ही चाहिए। वेल, इट्स कॉल्ड स्कैम संभाल के। स्कैम्स के बारे में अगर हम बात कहें तो फिर एक सिंपल सा स्कैम है, और इसके बारे में एक पोल क्वेश्चन है जो मैं जल्द ही आपको पूछना चाहूंगी। डू यू नो व्हाट अ मोबाइल टावर इज? मोबाइल टावर के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। डू यू नो व्हाट अ मोबाइल टावर इज? क्योंकि स्कैम संभाल के में जो आज का हमारा मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोबाइल टावर फ्रॉड। लोग आते हैं अपने कॉम्प्लेक्सेस में, कुछ सोसाइटीज़ में ये हो चुके हैं, काफ़ी सारी सिटीज़ में। मेंबर ऑफ द सोसाइटी के पास वो कहते हैं कि हम ये टावर फिट करेंगे, और कहते हैं कि इस टावर आपकी बिल्डिंग में फिट होने की वजह से आपको लाख 1.5 लाख रुपए महीने आपको रेंट भी मिलेगा, क्योंकि हम आपकी जगह ले रहे हैं जहाँ पर ये टावर हम बिठा रहे हैं। और बाद में इंस्टॉलेशन के नाम पर बिल्डिंग से पैसे लेती जाती है। दिस इज अ फ्रॉड दैट हैज बीन हैपनिंग इन क्वाइट अ फ्यू सिटीज। इसीलिए सवाल ये है कि डू यू नो व्हाट अ मोबाइल टावर इज? 75% सेज येस, 25% सेज नो। क्या बात है! आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको खबर रखनी है और आप रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो राहुल जी बताइए, ये जो मोबाइल टावर फ्रॉड, बेसिकली स्कैम संभालने का मतलब, ये सारे स्कैम्स के बारे में बात करने का मतलब यही है कि हम जो है वो चौकन्ना रहें, कि कहीं भी कहीं से भी लोग हमें आकर कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना, उसके अलावा हम कुछ भी किसी के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी इस तरीके के फ्रॉड करते हैं ना, और उनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप उनसे ये बोलो, सर जो आपने मेरे को फोन पे कम्युनिकेट किया ना, वो आप सबसे पहले मेरे को ईमेल डालो, एंड दैट टू फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, नॉट फ्रॉम द gmail.com। हाँ आप अपनी ईमेल आईडी अपनी वेबसाइट के यूआरएल से बना के डालिए। सपोज मेरी ईमेल आईडी है support@crahulgupta.com। जी, तो उसका क्या, मेरी वेबसाइट बनी हुई है, और बंदा जो फ्रॉड कर रहा होगा ना, वो इतना टाइम और इतना कॉस्ट नहीं खर्च करने वाला। करेक्ट। ठीक है, अगर वो इतनी कॉस्ट खर्च कर रहा है, तो फिर मैं ईमेल पढ़ूंगा कि हाँ जी, आपने ईमेल में क्या लिखा है, आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप मुझसे पहले पैसे तो नहीं ले रहे हो, आप अपना जो सामान लेके आ रहे हो वो कोई खराब तो नहीं है। भाई हम तो इसी के पास ही लगाए, मेरी लोकेशन अच्छी है या कुछ, आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज मैं उसको कहूंगा, मुझे कुछ डाउट हो रहा है जी आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, एक काम कीजिए, आप अपनी बैलेंस शीट्स भेज दीजिए। नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि ये हम सवाल कर सकते हैं जनता के नाम पर, क्योंकि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। तो बैलेंस शीट आप मांग सकते हैं, सिर्फ मोबाइल टावर वाले से या किसी भी बिजनेसमैन से हम ये मांग सकते हैं। अगर वो मना करता है कि नहीं सर मैं नहीं दे सकता, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी टावर्स की लिस्ट दे दो, आपने कहाँ कहाँ टावर लगाए हुए हैं, वो तो दोगे। नाइस,
और उनको आप कितना रेंट दे रहे हो उसका जी, कुछ डाटा दे दो। चलो रेंट नहीं दे सकते, एटलीस्ट टावर के नाम और टावर की लोकेशन दे दो, बिल्कुल। नियर टू मी। ठीक है, मैंने देख लिया, हाँ जी मेरे नियर बाय 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में इन्होंने कोई टावर लगाया हुआ है, आई कैन वेरी इजीली क्वांटिफाई कि वो टावर लगाता भी है कि नहीं लगाता। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। और स्कैम्स अलग-अलग जो होती रहती है हमारे इर्द-गिर्द, इतने लाखों करोड़ों के स्कैम्स चलते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कहीं न कहीं कोई न कोई उठकर बस स्कैम करने के पीछे दिमाग लगाता है। वही दिमाग अगर अच्छे काम करने में लगाएँ, तो शायद हम जल्दी आगे बढ़ें। दैट इज़ स्कैम सँभाल के। ये दूसरा हमारा सेगमेंट होता है हर ट्यूसडेज़ और थर्सडेज़ मनी की बात पर ऑन ग्लांस एंड रिपोज़ो विथ मी एनी एंड राहुल जी। गुड सजेशन वैभव जी कह रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। एग्ज़ैक्टली राहुल, टाइम लगेगा। भाई जीएसटी इतना ज़्यादा बढ़ने का क्या कारण है, वैभव जी कह रहे हैं? जीएसटी मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो इनकम टैक्स कम करने का है और जीएसटी को बढ़ाने का है। हाँ, रन में गवर्नमेंट का यही टारगेट हमें जितना समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट जीएसटी में छोड़ेगी नहीं, इनकम टैक्स में ढील देनी शायद शुरू करने वाली है गवर्नमेंट, बाकी देखते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। देखो, या वो इनकम टैक्स से हो या वो जीएसटी हो, हमें टैक्स एक तरीके का गवर्नमेंट को फॉर द सर्विसेज दैट वी आर एन्जॉयिंग इन आवर सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड कंट्री, ये हमें पे तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो ये हमसे मतलब इससे हम बच नहीं निकल सकते और बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम पे करेंगे उतना ही हमारा हक भी बनता है सवाल करने का, जो कि हमें सवाल करना ज़रूरी है। जितना आप जाइएगा अपने इर्द गिर्द, जिन जिन एरियाज़ में लोग सवाल करते हैं ना, वहाँ उनकी अमेनिटीज़ और सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वे सवाल करते हैं। जो सवाल नहीं करते, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है, वहाँ की ग्रोथ आप देखोगे थोड़ी थोड़ी कम ही रह जाती है। ये आप एरिया टू एरिया भी अगर जाओगे ना, तो इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा, पता लगेगा आपको। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर लोग सवाल करते हैं, मिल-जुल कर सवाल करते हैं। क्या आपको लगता है राहुल जी इसका फ़र्क पड़ता है? आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ है? मैम देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे कोई एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो पार्लियामेंट में चले गए एक दिन। ओके, वहां पे उन्होंने पार्लियामेंट में खूब बात हुई कि हाँ जी हम ये 10 पॉइंट का काम करने वाले हैं। ओके। ठीक है जी, उन्होंने बड़े इज्जत से सुना, हाँ जी 10 पॉइंट आप करने वाले हो। सबने तालियां बजा दी, वेरी गुड, ये काम इंडिया में होंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे साहब ने पीछे से हाथ उठाया, हाँ जी सर एक छोटा सा मेरा सवाल है, आप एक काम कीजिए, जो जो काम आपने लिखे ना इसके साथ एक डेट और लिख दो, ये कब कब होंगे। नाइस। इट वॉज ऑल ब्लैंक, मतलब बिल्कुल साइलेंस हो गई वहां पे। ठीक है, ओह! तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप जिस भी लाइन में हो ना और आपको कोई बंदा अगर परेशान कर रहा है, सीधा ये बोलो भाई डेट तू अपने हिसाब से लिखवा दे कि भाई तू ये काम इस डेट पे कर देगा, लेट्स सी देन। करेक्ट, करेक्ट। ये मुझे लगता है पॉलिटिक्स तो होता ही रहेगा, पर हमें अपनी जगह। फिर क्या हुआ? वैभव सिंह जी बोल रहे हैं, फिर क्या हुआ? सन्नाटा हो गया अब जी, सन्नाटा। बिल्कुल सन्नाटा, और शायद उसकी टिकट भी कट गई होगी, मतलब कटी नहीं, छूट गई होगी पार्लियामेंट के की यार टिकट। अगर अगर एटलीस्ट हम किसी रैली में जा रहे हैं, किसी कहीं पे भी जा रहे हैं ना, अब इलेक्शंस आएंगे 2024 में, तैयार रखो अपने ये शब्द, भाई डेट बता दो। डेट हमें ज़रूर चाहिए, डेट के बिना तो हम काम नहीं करेंगे। चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी हो, किसी भी चीज़ में। एक विज़न रखना, एक प्लान मान के चलना डेट के साथ। देखिए अपनी ज़िंदगी में हमको पता ही है कि ये होता है सक्सेसफुल, जब हम प्लान अच्छे से करके चलते हैं। होता है राहुल जी ऐसे ही। बहुत बहुत खूब। अब चलेंगे अगले हमारे सेगमेंट की ओर, जिसे हम कहते हैं एक चुटकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत अभी बातें करेंगे, क्योंकि ये जानकारी बढ़ जाती है और अच्छी होती है अगर ये जानकारी हम बढ़ा ले तो। और आज जो है हम बात करने वाले हैं गिफ्ट टैक्स के बारे में। हम गिफ्ट्स देते रहते हैं, कभी छोटा, कभी बहुत बड़ा, कभी पैसों में, कभी मतलब प्रॉपर्टी में। गिफ्ट्स हम सुनते हैं ना कि गिफ्ट्स देते हैं लोग।
तो गिफ्ट टैक्स क्या होता है, किन किन गिफ्ट्स पर लागू होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी ज़रूर लेंगे। मैं आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में किसी एक को अपने बहन को, एक भाई को अपनी बहन को देना था प्रॉपर्टी, वो दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ सेम सरनेम। तो विद इन फैमिली ऑल्सो इफ देर इज अ बिग गिफ्ट दैट यू गिव, देर इज टैक्स, आई थिंक दैट हैपन्स। इसके बारे में और जानकारी हम लेंगे राहुल जी से, इसीलिए एक पोल क्वेश्चन है। और पोल क्वेश्चन में आपसे सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। एवरी टाइम यू गिव अ गिफ्ट यू ऑल्सो पे टैक्स। हर बार जब आप गिफ्ट लेते हैं और किसी को देते हैं तो क्या आप टैक्स भरते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको याद है आपने टैक्स भरा है? किसी भी गिफ्ट को आपने किसी को अगर दिया हो तो क्या आपने टैक्स भरा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 10 सेकंड अब बचे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है। 4 seconds to go, 3, 2, 1 एंड डन। कहते हैं 50-50% हाँ और ना भी। राहुल जी, हमें समझाइए एक चुटकी इकोनॉमिक्स में गिफ्ट टैक्स होता क्या है? देखिए, गिफ्ट टैक्स इंडिया से अबॉलिश हो चुका है। पहली बात तो गिफ्ट टैक्स नहीं है, गिफ्ट्स पे इनकम टैक्स है। ओके, ठीक है जी। इनकम टैक्स कब है? 50,000 रुपए से ऊपर का अगर वैल्यू का कोई भी गिफ्ट आप किसी और को दे रहे हो तो दैट इज टैक्सेबल। ओके, बट बट बहुत बड़ा है ये बट, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई कि इन इन बंदों से अगर आप गिफ्ट ले रहे हो 50,000 रुपए से ऊपर भी, तो भी कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट को रखनी तो थी वो लिस्ट बहुत छोटी, लेकिन वो हो गई बहुत बड़ी। ओके। हाँ जी। अब गवर्नमेंट के आगे मैं बैठ गया, मैं कहा जी रिलेटिव्स है मेरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा कौन है? मैंने कहा मेरे माता पिता। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, ग्रांटेड, मदर फादर से गिफ्ट ले लो, अलाउड। ओके, मैंने कहा उनके मदर फादर मेरे दादा दादी भी देना चाहते हैं, नाना नानी दादा दादी, ठीक है जी वो भी ले लो। मैंने कहा मेरे भाई बहन भी देना चाहते हैं, ठीक है जी उनसे भी ले लो। मैंने कहा मेरे बच्चे भी देना चाहते हैं, बच्चे सन डॉटर, उन्होंने कहा ठीक है भाई इनसे भी ले लो। मैंने कहा अच्छा मेरे पोता पोती हैं उनके भी बच्चे हो गए, वो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है इनसे भी ले लो। मैंने कहा इन सबकी शादियां हुई हैं, इन सबकी वाइफ, कहा अच्छा भाई उनसे भी ले लो। तो ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ ऑब्वियसली वो तो है ही है, एंड देन मेरे बच्चे एंड उनके भी बच्चे एंड उन सबके हस्बैंड वाइफ्स, उन सबसे गिफ्ट अलाउड है। 50,000 रुपये से ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। दोस्त से किसी से ले रहा हूँ, दैट इज नॉट अ ब्लड रिलेशन, उस पर टैक्स एप्लीकेबल है। मेरे बीच में एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, बीच में मेरे मदर फादर के जो ब्रदर सिस्टर है, मतलब मेरे मामा और मेरे ताऊ जी और मामा चाचा, मामी चाचा चाची, हाँ। सबसे गिफ्ट अलाउड है। ओ लवली। तो इन सब पे तो टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो लगता नहीं है। तो फिर ये गिफ्ट टैक्स या गिफ्ट इनकम टैक्स लगता कब है फिर? मैंने अपने दोस्त से ले लिए पैसे, वो इनकम में काउंट हो जाएगा, मेरे भी और उसके भी, दोनों की इनकम में काउंट होगा। वाओ। तो अगर मेरे दोस्त ने 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए तो मुझे इस पर टैक्स भरना पड़ेगा? यस, दोनों को भरना पड़ेगा, उसको भी और मेरे को भी। अरे बाप रे। और ये कितना भरना होता है टैक्स? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? बेसिकली वो इनकम में जुड़ जाएगा, आप जिस भी स्लैब पे टैक्सेबल हो, 5, 10, 20, उस पे आपको टैक्स देना है। ऑलराइट। तो ये प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज हो, इन सब पे फिर टैक्स लगता ही रहेगा। यस यस यस, गवर्नमेंट समझदार है ना, गवर्नमेंट कहती है यार इसके अलावा तुम किससे गिफ्ट ले रहे हो, इसके अलावा और कौन बंदा बचा है जो गिफ्ट देगा तुम्हें। तो ये इनकम के तौर पर आपके पास आता है, जो भी गिफ्ट हो उस पर टैक्स ज़रूर लगेगा, इनकम टैक्स ज़रूर लगेगा। तो ये भी चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या कोई तरीका है कि टैक्स ना लगे? और ऐसे कोई तरीके हमने ढूंढ के रखने चाहिए कि नहीं कि वो गलत होगा? मैम देखो, गवर्नमेंट ये कहती है इसके अलावा अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमें भी दिला दो यार, हमारे ऐसे किसी दोस्त यार से। हाँ, जो असेसिंग ऑफिसर है वो यही कहता है कि भैया अच्छा दोस्त है तेरा, इससे मिलवा जरा, बहुत पैसे मिलते हैं, मैं भी दोस्ती करूँ इससे। देखिए अब ये ऑलराइट। गलत तरीके हैं, ये कोई मतलब लेजिटिमेट तरीके नहीं है, सबको पता है कि वो क्यों लिए गए हैं पैसे। राइट, हाँ।
ऑलराइट, यस, इसके अलावा, इसके ऊपर, इसके नीचे बहुत अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, ब्राइबरी, ब्लैक का पैसा, ये सब हम सुनते आए हैं और ये होता भी है। बट रिमेंबर, एज द इयर्स आर गोइंग बाय, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सरकार भी अवेयर होती जा रही है, जैसे जैसे सरकार अपनी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज और पॉलिसीज चेंज करते जा रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और हमारी डिटेल सारा कुछ उनके पास है, तो फिर हम उनके नज़र में ज़रूर आते जाएंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल दैट यू डू नॉट प्ले फाउल। बिल्कुल भी फाउल गेम हमें किसी को नहीं खेलना है, हमें इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है, राइट? ऑलराइट, इसके साथ हम चलेंगे, कल खत्म होता है एक चुटकी इकोनॉमिक्स, आज जो हमने सीखा है, बट वी विल मूव ऑन टू गेनर्स एंड लूजर्स। अब जो स्टॉक मार्केट है, इसके बारे में हम जानते ज़रूर हैं, पर एक और सवाल आपको मैं पूछना चाहूँगी राहुल जी, कि स्टॉक मार्केट जो इतना बुरा चल भी रहा है और रुपी का जो रेट 80 क्रॉस कर चुका है, ये वैल्यू हमारी गिर चुकी है, जिसके वजह से मतलब अगर एक कॉमन कंज्यूमर होने के नाते मैं जो चीज़ें इंटरनेशनल वेबसाइट से खरीदती थी, जिसमें शायद डॉलर्स में भरती थी, वो मैं अब नहीं करूँगी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिकॉज आई डोंट वांट टू पे सो मच। बट इसको हम टैकल कैसे करें, इसके बारे में थोड़ी बातें तो हमने की थी ऑब्वियसली ऑन ट्यूसडे ऑल्सो। इसके बारे में थोड़ी और बातें अगर हम आज कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का जो है, okay, Nifty is holding above 16,550 and Sensex is near days high. Ind Bank is the top gainer, jumps 7%. Sensex, वैसे तो BSE Sensex fell 100 points to 55,305, and NSE Nifty 50 also slipped 30 points to 16,490. थोड़ा थोड़ा करके 16,550 तक पहुंच चुका था, आई थिंक मे बी 11 बजे से पहले। ये तो चलता रहेगा। गेनर्स एंड लूजर्स अगर हम देखें तो गेनर्स में इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, एम&एम, मारुति, भारती एयरटेल वर टॉप गेनर्स on the Sensex, while Wipro, L&T, Kotak Bank, Infosys, TCS and Asian Paints slipped by 1.8%. US stocks ended higher on a positive earnings signals, which was yesterday. But again, the eye on inflation continues to remain and more interest hike rates by the Fed could be expected. तो ये चल क्या रहा है? अब अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया ना, तो एफआईआईज और पैसा निकालेंगे हमारी मार्केट से और हमारी Correct. और नीचे गिरेंगी। मैं एक बात बता देता हूँ, एफआईआईज ने पिछले 6 महीने में बहुत मेजर पैसा निकाला है, ऑल्दो अभी भी बहुत पैसा लगा हुआ है, लेकिन अगर अब वो और निकालेंगे तो हमारी मार्केट जिस लेवल से पहले गिरती थी, उस लेवल से मैं ये देख के खुश हूँ कि नहीं गिर रही मार्केट ड्यू टू एसआईपी का। $30 बिलियन तक तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो पिछले 3-4 महीने में, जब से वॉर शुरू हुआ है, जब से फेड रेट इंक्रीज हुआ। ओके मैम, आज वो निकाल रहे हैं, कल वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी, 1 साल 1.5 साल, जब वो वापस डालेंगे हमारी मार्केट का, तब क्या होगा? करेक्ट। इट विल गो वंडर्स। तो हमारे लिए पेशेंस का टाइम है, हमारे लिए पेशेंस का टाइम है कि भैया पेशेंटली हम वेट करें कि भाई क्या हम वेट कर सकते हैं टाइम, अब हमें टाइम रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। क्या हुआ? उनका डिस्कनेक्ट हो गया शायद। तो दोस्तों वेट करो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। देखो मैं वापस आ गई, सॉरी, कुछ तो मेरे फोन ने कर दिया था जिसके वजह से आई काइंड ऑफ zoomed आउट, बट आई एम बैक। मनी की बात ऑन ग्लांस एंड रिपोजो एवरी ट्यूजडेज एंड थर्सडेज 12 बजे हमारा सेशन खत्म होने आ रहा है, 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। राहुल जी, आप बता रहे थे, मैंने मिस कर दिया, कि जब एफआईआईज वापस पैसा हमारी मार्केट में डालेंगे तो गेन्स बहुत होगा, तो दिस इज द टाइम टू बाय देन, राइट? दिस इज द टाइम टू बाय सिस्टमेटिकली, डोंट पुट सिंगल शॉट मनी, करेक्ट। पुट इट ऑन एवरेज, मंथली कुछ पैसा डालो, हमेशा एवरेज करोगे, हमेशा गेन्स बढ़िया आएंगे। आप सिंगल लॉट में बाय करोगे, कभी गेन्स अच्छे नहीं आएंगे। ये मार्केट का फिनोमिना है, करेक्ट, और ये चलता आ रहा है काफी चलता आ सालों रहा है ये। मतलब जो बंदा सिस्टमेटिकली डालता जाता, मुझे नहीं लगता मतलब किसी ने लॉस खाया होगा, मेरे किसी नॉन बंदे ने नहीं खाया जो सिस्टमेटिकली पैसा डाल रहा है। ऑलराइट,
तो जब सिस्टमैटिकली आप बोलते हो पैसा डाल रहा है, शायद 20 साल का एक बंदा है और उसके पास बहुत कम पैसे हैं, पर उसको है ये प्लान और विजन कि पैसे कमाने हैं, वेल्थ क्रिएट करना है बाय द टाइम आई एम 40, बाय द टाइम आई एम 60, बिकॉज इट विल हेल्प मी ओनली। इन टर्न आप ही को हेल्प करता है ये पैसा। आपके ख्वाबों के पीछे आप पैसा लगा सकते हो, अपने बिजनेस के पीछे पैसा लगा सकते हो, अपने घर खरीदने के पीछे पैसा लगा सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। तो 500 रुपए से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, राइट? राइट, तो ये बातें हमको ज़रूर ध्यान में रखनी है, जो कि राहुल जी हमें हर बार बताते आए हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन हम करते हैं मनी की बात, जहाँ पर बेसिक से बेसिक चीज़ों से लेकर बड़ी बातें हम करते हैं, बड़ी यानी कि फाइनेंस के बारे में बातें करते हैं। और हमें और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे टर्म्स हम सीख रहे हैं मनी की बात पर, जो होता है ग्लांस और ओपोजो पर एवरी ट्यूजडेज एंड थर्सडेज एट 12 o'clock विद सीए राहुल गुप्ता। वैसे सीए राहुल गुप्ता इज हिज यूट्यूब चैनल, तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप इनके साथ पर्सनली भी टच में रह सकते हैं। आपके पास कई सवाल होंगे, आपको एडवाइस लेना होगा, सजेशंस लेने होंगे, तो आप ज़रूर ले सकते हैं आगे। पर बाकी छोटी चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर आपको जानना हो तो यहाँ पर तो आप सवाल ज़रूर कर सकते हैं। राहुल जी, ये बहुत अच्छा रहा। आई थिंक वी हैव टू कीप पुशिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, बिकॉज आई हियर कि हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक। नंबर्स बहुत ही छोटे हैं। अगर ये नंबर्स अगले 2-3 साल में बढ़ जाते हैं, व्हाट डज इट मीन टू आवर इकोनॉमी? मैम आप एक बात समझिए, पहले 2 करोड़ बंदों की हमारे यहाँ पे शेयर्स एंड डीमैट की केवाईसी है राइट नाउ, एंड क्रिप्टो की केवाईसी इज 10 करोड़। अरे बाप रे! ठीक है मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट समझिए आप, यानी कि हम लोगों के पास पैसा है पर हम लोग शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में डालने से डर रहे हैं। ठीक करेक्ट। है। सेकेंडली आप ये देखिए, यूएस के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। हर जगह सब हम सब सुनते हैं कि बिल्कुल। यूएस के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। वो क्यों महंगी है? क्योंकि वहां के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहां पे 60% जो पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे बैंक का इंटरेस्ट ही 1.5% है। 1.5% में क्या होगा? उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए, दे यूज टू इन्वेस्ट। अब जिस बंदे को इन्वेस्ट करने से ही इनकम आ रही है, तो वाई ही वुड बी बिकमिंग सपोज ड्राइवर। करेक्ट। वो अपने पैसे से ही अगर इतनी इनकम कमा रहा है, वो कहेगा मैं क्यों ड्राइवर बनूं भाई, मैं वैसे ही ना कमा लूंगा। तो इसलिए इंडिया के लोग जा रहे हैं वहां पे जॉब करने के लिए, और करेक्ट। वहां जाके भी नहीं सीखते इन्वेस्ट करना। ठीक है। वहां पे भी हम लोग क्या है ना मैम, सेल्फ सेंटर्ड है कि भैया हाँ हमें तो काम करना ही करना है। हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके नहीं कमाना चाहते, हमें तो सेफ्टी चाहिए पैसे की। करेक्ट। ठीक है। तो ऐसा ना करें, हल्का फुल्का रिस्क लीजिए। मैं ये कभी भी नहीं कहता पूरा अमाउंट डालिए, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट्स। 500 रुपये, 1000 रुपये महीना आप स्टार्ट कीजिए, सिस्टमेटिकली उसको जाने दीजिए। देखो 3-4 साल के बाद आपको रिटर्न्स दिखेंगे ही दिखेंगे, गारंटी मेरी है। ऑलराइट, आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं रिटर्न्स पर हमें अपने वेल्थ को क्रिएट करना है। और ये जो हमारा माइंडसेट है ना, ये जो हमारा अप्रोच है, यही तो चेंज करना है। और इसी को चेंज करने के लिए मनी की बात की शुरुआत हुई है यहाँ पर ग्लांस और ओपोजो पर विद सीए राहुल गुप्ता। दिस इज मी एनी। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए राहुल जी। और हम अगले हफ्ते ज़रूर बातें करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी बढ़ क्यों रहा है, और जो बढ़ भी रहा है तो फिर ये जो रोज़मर्रा की हमारे प्रोडक्ट्स हैं, किन किन प्रोडक्ट्स पे बढ़ा है, व्हाट हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव, एंड विच ऑल्सो मीन्स दैट वी मे हैव टू काइंड ऑफ कंट्रोल आवरसेल्व्स अ लिटिल बिट। बट ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातें करेंगे। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले हफ्ते व्हेन वी मीट। वैभव जी कहते हैं बहुत अच्छा शो है। थैंक यू सो मच वैभव जी, आपके सवाल आते रहें। आप इकोनॉमिक टर्म्स और फाइनेंस टर्म्स और अकाउंटिंग और टैक्स के बारे में समझें और ज़्यादा। और ये जो डर हमारे दिमाग में हमेशा बैठा होता है ना, सेफ्टी के बारे में, रिस्क लेना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है, इन चीज़ों को हमें डेफिनेटली चेंज करना है। और चेंज करके हमें आगे लगातार बढ़ते रहना है एट अ वेरी गुड पेस। और वो हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा विद एक्सपर्ट्स लाइक सीए राहुल गुप्ता। तो राहुल जी, thank you so much again. थैंक यू। See you. I'll meet you next Tuesday. Have a good weekend. सीए राहुल गुप्ता के साथ एवरी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज 12 बजे मनी की बात मेरे यानी एनी के साथ। सीए राहुल गुप्ता इनका यूट्यूब चैनल भी है,
जहाँ पर वो बहुत सारी बातें आपसे बात करते हैं, मतलब बताते हैं, समझाते हैं। थैंक यू सो मच वैभव, प्लीज़ जॉइन कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सबको लेकर आइएगा। सबको ये समझना है और बहुत बड़ी सिंपल शब्दों में हम आपको समझा रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट के बारे में हो, चाहे वो इनकम टैक्स के बारे में हो, चाहे वो अकाउंट्स या फाइनेंस के बारे में हो, जिनकी जानकारी हम सबको रखनी चाहिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, बड़े हो, प्लीज एवरीबडी नीड्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, नीड्स टू लुक एट फाइनेंस अ लिटिल डिफरेंटली, और वो डिफरेंट व्यू आपको यहीं पर मिलेगा मनी की बात पर। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट वीकेंड, खूब मज़े कीजिए, पर तंदुरुस्त ज़रूर रहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। इतना भी हमको मतलब मज़े करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर हम अपने आप को संभाले नहीं। सो स्टे विदिन कॉशन लेवल्स, मास्क पहनकर रहिए जहाँ आपको लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और कम भीड़ों में जाइए, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए ही, क्योंकि कोविड अभी तक कहीं गया नहीं है बाय द वे। या थैंक यू सो मच।